हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, कोई कूपन नहीं खरीदना है और ना ही किसी प्रकार का कोई पैकेज परचेज करना है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत, विकसित भारत, समृद्ध भारत। और स्टूडेंट्स, हम आज एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। और हमारा अध्याय कौन सा चल रहा है, जीव जनन कैसे करते हैं। हम बात करें कक्षा 10वीं के जीव विज्ञान की, जिसमें आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और हम उन सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत बढ़िया तरीके से अपनी खोपड़ी के अंदर फिट करेंगे, जहां से पूछे जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। आइए समझते हैं इस सारे कॉन्सेप्ट को और देखते हैं कि इस पूरे चैप्टर में मैग्नेट ब्रेन्स एक्सप्रेस जो है राइट, वो आप लोगों के लिए क्या लेकर आई है। तो बड़े ध्यान से इसको आप देखिएगा और जानिएगा कि जब हम बात करते हैं जीव कैसे जनन करते हैं तो हमारे दिमाग में दो ही चीजें आती हैं। एक आता है कि भैया एक तो अलैंगिक तरीका है जीवों में जनन करने का, और दूसरा जो तरीका है वो है आपका कौन सा, लैंगिक जनन। बात समझ में आ रही है। अभी तक की जो कहानी थी उसमें हम इसका जो पहला वाला पार्ट है यानी कि अलैंगिक जनन राइट, उसको बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वो सारे लेक्चर्स एंजॉय नहीं किए हैं तो भैया प्लेलिस्ट पर जाइए और सारे लेक्चर्स को बिल्कुल एंजॉय कीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि ये सब आपको अवेलेबल होगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आ रही है। और यदि आपने देख लिया है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लैंगिक प्रजनन बेसिकली होता क्या है, जिसमें आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं राइट। तो बेसिकली ये लैंगिक प्रजनन जो है उसकी इंट्रोडक्शन क्लास है। मतलब ये कि आने वाले जो एपिसोड्स होंगे उनमें हम मुख्यतः किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक तो हम बात करेंगे कि भैया आपके जो पुष्पी पादप होते हैं, मतलब ऐसे पेड़ पौधे जिनमें फूल आते हैं राइट, उनमें कैसे लैंगिक प्रजनन होता है। साथ में हम बात करेंगे कि भैया जो निषेचन होता है राइट, फर्टिलाइजेशन, इसके पीछे की कहानी क्या है, कैसे जो है एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करता है, जिसे हम लोग जाइगोट भी कहते हैं। हम बात करेंगे साथ ही साथ में नर जनन तंत्र की, और हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो मादा जनन तंत्र है वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में पूछ लिए जाते हैं। हमने किन किन चीजों को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है वो हम देख लेते हैं। हमने मुकुलन देख लिया है, पुनर्जनन देख लिया है, द्विखंडन देख लिया है, और भैया हमने कायिक प्रवर्धन भी देख लिया है। बात समझ में आ रही है। तो इंटरेस्टिंग कहानी है। अब हम ऐसे पड़ाव पर हैं कि आधा अध्याय हमारा कंप्लीट हो चुका है और आधा अध्याय हमारा वेट कर रहा है कि भाव भैया आओ हमको बढ़िया से पढ़ लो और सारे क्वेश्चंस का आंसर अपने से दे दो। बात समझ में आ रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग के अंदर और आपकी कॉपी में फिट करूंगा किस टॉपिक से रिलेटेड, जिसका नाम है लैंगिक जनन या फिर लैंगिक प्रजनन। बात समझ में आ गई। इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी, जो कौन आप लोगों के लिए लेकर आया है, मैग्नेट ब्रेन्स एक्सप्रेस, जो कि हमेशा नए नए तरीकों से आप लोगों के लिए, आप लोगों की पढ़ाई में सेवा करने के लिए निरंतर तत्पर रहती है। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। इंटरेस्टिंग ये कहानी है। चलते हैं। रुको, चलने से पहले एक काम करो, कार तो मत बनाओ, पर ये तो समझ जाओ कि भैया ये जो 4 पहियों की कहानी को मैंने 2 पहिए में रिप्रेजेंट किया है राइट, इस पूरे चैप्टर में आपको यदि बढ़िया तरीके से परफॉर्म करना है तो इन दोनों पहियों के बीच में बैलेंस बना के चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक काम करो, जब अलैंगिक प्रजनन की बात होगी तो इसको हेडिंग डालो, इन 4 को लिख लो। लैंगिक प्रजनन में हेडिंग डालो, उन 4 को लिख लो। दैट्स ऑल, इतना लिखो। और चलते हैं किसके बारे में, लैंगिक प्रजनन क्या होता है इसके बारे में बात करने। क्या करने, बात करने, और सारे कॉन्सेप्ट्स को दिमाग के अंदर फिट करने। बात समझ में आई, बोलो यस सर। इंटरेस्टिंग ये कहानी। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। एक एक कॉन्सेप्ट को सीधे कहां पे करना है, खोपड़ी में, लीवर में, जिगर में, किडनी में, इंटेस्टाइन में, सब जगह अपन क्या करने वाले हैं, फिट करने वाले हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा। सुनो, जब हमने अलैंगिक जनन की बात की थी, अब जैसे हम मान लेते हैं कि अमीबा, बात समझ में आ रही है ना, जब हम मान लेते हैं कि हमने अमीबा द्विखंडन की बात की थी, तो एक अमीबा जो कि एक कोशी जीव है, उसी से उसका प्रजनन हो गया था। एक अमीबा से ही उसकी संतान जो थी वो पैदा हो गई थी। बोलो यस सर। अपने ऐसे तो नहीं पढ़ा था कि श्रीमान अमीबा और श्रीमती अमीबा। बात समझ में आ रही है। जब हम अमीबा की बात कर रहे थे तो हमने ये जाना था कि अमीबा में द्विखंडन जो हुआ
जो कि एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जिसमें हमने देखा कि एक ही अमीबा जो है वो अपनी संतति यानी कि संतान को उत्पन्न कर देता है, और जिस विधि से ये करता है उसको हम लोग बाइनरी फिजन या फिर द्विखंडन कहते हैं, जिसके बारे में अपन ने तगड़े तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को दिमाग के अंदर फिट कर लिया था। बोलो यस सर, बात समझ में आई। पर कुछ जनन की ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसमें भैया नर और मादा का आपस में मिलना बहुत जरूरी है। नर युग्मक और आपका जो मादा युग्मक है उसका आपस में मिलके युग्मनज का निर्माण करना बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार की जो प्रजनन की विधि होती है उसको हम कहते हैं लैंगिक जनन या फिर लैंगिक प्रजनन, जो कि बेसिकली किसमें होता है, बहुकोषीय जीव जितने भी होते हैं, बात समझ में आएगी, जिसमें मनुष्य आ गया, जिसमें घोड़ा आ गया, जिसमें गधा भी आ गया, जिसमें शेर आ गया, जिसमें हिरण आ गया, जिसमें बकरी आ गई, जिसमें मुर्गी आ गई, बात समझ में आ रही है। इन सब में होता है आपका लैंगिक जनन। साथ में हम बात करेंगे पेड़ पौधों की, तो जितने भी दुनिया में पेड़ पौधे हैं, राइट, बोलो यस सर, जितने भी दुनिया में पेड़ पौधे हैं जिनके पास फूल यानी कि पुष्प होते हैं, जितने भी दुनिया में पेड़ पौधे हैं जिनके पास फूल यानी कि पुष्प होते हैं, राइट, वो सभी क्या करते हैं, लैंगिक जनन। सीधी बात ये, एक अपने को नर युग्मक चाहिए ही चाहिए। जैसे कि मनुष्यों की बात करें तो शुक्राणु होता है, एक अपने को मादा युग्मक चाहिए ही चाहिए। जैसे मनुष्य की बात करें तो अंडाणु होता है, पेड़ पौधों की बात करें तो परागकण होता है। बोलो यस सर, बात समझ में। तो बिना इसके जनन होने वाला नहीं है। बात समझ में आ गई। जल्दी से लैंगिक जनन की डेफिनेशन को दिमाग के अंदर फिट करते हैं और ध्यान से देखिएगा। लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव अथवा अभिमुख यानी कि विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मक, किसकी जरूरत है बाबू, बोलो यस सर, किसकी जरूरत है, जल्दी बोलो। तो भैया नर तथा मादा युग्मक की क्या होती है, जरूरत होती है, और इन दोनों के कारण ही किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। बात समझ में आ रही है। तो एक और पॉइंट इस पर याद रखना है, राइट। तो दो युग्मक होना ही होना चाहिए, दो युग्मक होना ही होना चाहिए। एक जो है आपके पास नर युग्मक होना चाहिए और भैया दूसरा जो है मादा युग्मक होना चाहिए। बात समझ में। एक जो है नर युग्मक होना ही चाहिए और एक जो है मादा युग्मक होना ही चाहिए। और जब दोनों आपस में मिलते हैं तो निर्माण किसका होता है, युग्मनज का, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट। जैसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जाइगोट। तो दोनों युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण करते ही हैं। बात समझ में आई। और ये जो निर्माण होता है ये आगे चलकर बड़ा होकर भ्रूण बनकर फिर नए जीव का निर्माण करता है। बात समझ में आ गई। चलो, तो अपन एकदम फोर्थ गियर पे चल रहे थे, अब अपन थोड़ा सा शांति से सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि ऑलरेडी आपके समझ में आ चुका है। जब बात होगी किसकी, लैंगिक जनन की, हमेशा याद रखिए मनुष्यों की बात हो, घोड़ों की बात हो, गधों की बात हो, बंदरों की बात हो, शेर की बात हो, बिल्ली की बात हो, मुर्गे की बात हो, या फिर बकरे की बात हो, या फिर फूल देने वाले पेड़ पौधों की बात हो, या फिर मगरमच्छ की बात हो, इन सब का जो जनन होता है वो लैंगिक जनन विधि द्वारा होता है, जिसमें अपने को एक नर और एक मादा की जरूरत पड़ती है। या फिर हम ये कह लें कि एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक की जरूरत अपने को पड़ती ही पड़ती है। और यदि ऐसा जनन हो रहा है तो उसको अपन कहते हैं लैंगिक जनन, जो कि अब तक आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाना चाहिए था। बोलो यस सर, बात समझ में आ रही है। चलिए, तो ये दो पॉइंट्स को अपनी खोपड़िया में आपको बढ़िया तरीके से क्या करना है, फिट करना है। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, राइट, इसको अपनी खोपड़िया में आपको बढ़िया तरीके से क्या करना है, फिट करना है। पहला ये कि लैंगिक जनन के अंतर्गत एक जीव से चाहिए हमको नर युग्मक और दूसरे जीव से चाहिए हमें मादा युग्मक, और दोनों युग्मक मिलकर निर्माण किसका करते हैं, युग्मनज का। किसका करते हैं, युग्मनज का। तो जिनको आप गैमेट्स कहते हो वो युग्मक है। मतलब ये कि आप यदि शुक्राणु की बात करोगे, जिसे हम स्पर्म भी कहते हैं, तो शुक्राणु जो है, राइट, वो क्या है, युग्मक है। कौन सा, नर युग्मक। वहीं के वहीं यदि आप अंडाणु की बात करोगे तो भैया 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 ये मादा युग्मक है। ये कैसा है, मादा युग्मक है। नर युग्मक मादा युग्मक से मिलेगा तो निर्माण किसका होगा, जाइगोट यानी कि युग्मनज का। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। चलो, दूसरी बात, यह अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत
जटिल तथा धीमी प्रक्रिया है। आप सोचो कि ठीक है, एक जाइगोट से भ्रूण बनकर एक प्रॉपर बेबी बनने में भी भैया 9 महीने का समय लगता है। बोलो यस सर। मतलब ये प्रक्रिया कैसी है? धीमी प्रक्रिया है। बोलो यस सर। तो प्रक्रिया कैसी है? धीमी है। तो क्या लैंगिक जनन क्या होता है? ये आपके खोपड़ी के अंदर बढ़िया से फिट हो चुका है। बोलो यस सर। साथ में हम बात करेंगे प्रक्रिया कैसी है? धीमी है। और कैसी है? जटिल है। और कैसी है? विस्तृत है। कैसे है समझते हैं, आ जाओ रगड़ते हैं इस पूरे टॉपिक को तगड़े से। बात समझ में आ रही है? क्योंकि कई बार आपको इन सारे टॉपिक्स में बड़ा कंफ्यूजन होता है। बात समझ में आ रही है? कंफ्यूज नहीं होना है। क्लास में एक एक कॉन्सेप्ट को बढ़िया से खोपड़ी के अंदर फिट करने वाले हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्टिंग कहानी। हाँ जी, क्या है आपके पास? शुक्राणु। और क्या है आपके पास? अंडाणु। दोनों को अपन ने मिलाया तो ये निषेचन हुआ। देखो लिखा होगा यहां पर शुक्राणु ने अंडाणु के साथ मिला और हुआ क्या? निषेचन। और निर्माण किसका हुआ? युग्मनज का, जिसे हम क्या बोलते हैं? जाइगोट। निर्माण किसका हुआ? युग्मनज का, जिसे हम बोलते हैं क्या? जाइगोट। राइट। ये एक प्रकार की सिर्फ कोशिका है और कुछ भी नहीं। आपका जो जाइगोट है बेसिकली वो क्या है? सिर्फ कोशिकीय रूप में है। अभी इसमें कोशिका वृद्धि नहीं हो पाई है। बड़े ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप को अपन दिमाग के अंदर करेंगे फिट। राइट। चलिए, तो बात किसकी हो रही है? युग्मनज की, जो कि सिर्फ क्या है? 2 कोशिकाओं से मिलकर बना है। जिसमें एक है आपकी नर कोशिका और दूसरी वाली है आपकी मादा कोशिका, जिसे हम क्या कहते हैं भैया? अंडाणु कहते हैं। दोनों ने मिलकर निर्माण किसका किया है? युग्मनज का, जिसे हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। इसके बाद इसमें क्या होता है? कोशिका विभाजन। जैसा कि आप जानते हो कि जो कोशिका या फिर सेल है वो हमारे जीवन की मौलिक यानी कि एकदम बेसिक यूनिट है, मौलिक इकाई है। बात समझ में आ रही है? तो एक कोशिका से 2, 2 से 4, 4 से 5, 6, 8, 10 ढेर सारी कोशिकाओं का जब निर्माण होगा तो कोशिकाएं जमा होकर ऊतक बना लेंगी, ऊतक जमा होकर अंग बना लेंगे, अंग मिलकर अंग तंत्र बना लेंगे और अंग तंत्र मिलकर निर्माण हो जाएगा किसका? शरीर का। और वही तो चाहिए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? जनन पढ़ रहे हैं। चलिए आ जाइए कहानी की तरफ। राइट। ध्यान से देखिएगा, तो अब जो है कोशिका का विभाजन हो चुका है। कोशिका का विभाजन होते 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 वो परिवर्तित किसमें हो जाता है? भ्रूण में। किसमें परिवर्तित हो जाता है? भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। तो अपने को ना कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत बार बच्चे कहते हैं सर हमको युग्मनज और भ्रूण में डिफरेंस समझ में नहीं आता। इंग्लिश वाले कहते हैं सर हमको जाइगोट और एम्ब्रियो में डिफरेंस समझ में नहीं आता। भैया बड़ा बेसिक और सिंपल सा डिफरेंस है कि जो युग्मनज होगा वो सिर्फ कोशिकीय होगा, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा। अंडाणु और शुक्राणु होंगे, बस युग्म बना है। बात समझ में आ रही है? पर युग्मनज का जब कोशिका विभाजन होगा तब निर्माण किसका होगा? भ्रूण का। बात समझ में आई? निर्माण किसका होगा? भ्रूण का निर्माण होगा। और ये भ्रूण को और खिलाइए पिलाइए आप। राइट। तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा? शिशु में। बात समझ में आ रही है? तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? तो आप देखेंगे ये शिशु में परिवर्तित हो जाएगा। तो बेसिकली इस पूरी कहानी में हुआ क्या? बड़े ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एक नर युग्मक था और हमारे पास एक मादा युग्मक था। दोनों ने आपस में मिलकर एक पूरे शिशु को क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। और ये जो प्रक्रिया है यही कहलाती है आपके लैंगिक जनन। बात समझ में आई? बोलो यस सर। ठीक है जी। चलो, तो मैं क्या कह रहा हूं, सुनो तो, इधर आओ। डायग्राम तो बनाएंगे ही बनाएंगे अपन। बोलो यस सर। क्या ये सारे पॉइंट्स को अपन दिमाग में फिट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और कहां पर करेंगे? कॉपी में भी फिट करेंगे भैया, क्योंकि हम जानते हैं कि हमको ना ये एक्सप्रेस को यदि बहुत आगे तक लेकर जाना है तो ये दोनों ही टॉपिक्स आपके बहुत तगड़े होने चाहिए। साथ में ये दोनों टॉपिक्स यदि आपके तगड़े होंगे तो आपके जो एक्सप्रेशंस हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। क्लियर है? तो एक भी कॉन्सेप्ट स्किप मत कीजिएगा। अब मैं डिटेल्ड में जो लैंगिक जनन होता है उसको क्या कर रहा हूं? डिस्कस। बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। बात समझ में आई? बोलो यस सर। चलो 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 आ जाओ। ये ठीक इत्थे जो फोटो बनी हुई है उस फोटो के अंदर जो जो चीज बनी हुई है क्या वो सब क्लियर है? बोलो यस सर। चलो आ जाओ। ठीक, चलिए 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 चलिए। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, यदि हम पॉइंट्स की बात करें जो कि लैंगिक जनन में होता है, राइट, तो आपको देखना पड़ेगा कि नर तथा मादा, किसकी बात कर रहे हैं? नर तथा मादा, मेल फीमेल की बात हो रही है। इनके जो युग्मकों के युग्मन से, सुनो, कंफ्यूज नहीं होना,
सबसे पहला जो शब्द है वो है आपका युग्मक। तो भैया युग्मक का मतलब क्या होता है? सिर्फ कोशिका। युग्मक का मतलब सिर्फ क्या होता है? सिर्फ कोशिका, जो कि दो प्रकार की होती है। कौन सी होती है? यदि हम नर की बात करें, मतलब जब हम जीव जंतु की बात कर रहे हैं तो शुक्राणु। बोलो यस सर। किसकी बात करेंगे हम लोग? शुक्राणु, राइट। और भैया किसकी बात करेंगे? अंडाणु। बात समझ में आई? बोलो यस सर। तो एक हम बात करेंगे शुक्राणु की और दूसरी हम बात करेंगे अंडाणु की। अब यदि हम बात करेंगे युग्मन, लिखा है कहीं? बोलो यस सर, बिल्कुल लिखा है। हम बात किसकी करेंगे? युग्मन की। तो युग्मन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस, यानी कि प्रक्रिया। बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या होता है? प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया। और इसके बाद आता है युग्मनज। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या होगा आपका? ठीक है, युग्मकों युग्मकों के मिलने से बनी संयुक्त। अब कोशिका तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि दो हैं, पर ऊतक भी हम नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक बना नहीं है, तो हम संयुक्त कोशिका ही कह देते हैं। बात समझ में आई? बोलो यस सर। तो भैया बड़ी सिंपल सी कहानी है। कोई भी मेरी क्लास का स्टूडेंट या फिर व्यूअर यदि इस चीज को देख रहा है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की राइट जरूरत नहीं है। युग्मक अलग है, युग्मन अलग है और युग्मनज अलग है। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। तो युग्मक अलग है, युग्मनन अलग है और युग्मनज अलग है। एक जगह पर हम बात करें कोशिकाओं की, एक जगह पर हम बात करें प्रक्रिया की, यानी कि प्रोसेस की। लिख देते, रुको लिख देते हैं। पूरा खेल अपन खत्म करने वाले हैं। बोलो यस सर। हम बात करेंगे प्रोसेस की और एक तरफ हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? सॉरी, दोनों से मिलकर क्या बना है, राइट, उसकी। क्लियर है? चलिए आ जाइए, खेल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आ जाओ। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से जो लैंगिक जनन संपन्न होता है, उसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह अपने जनकों के अथवा आपस में भी समरूप नहीं होते हैं। अरे सिंपल सी चीज है, किसी घर में यदि 4 बच्चे हैं, सगे भाई बहन हैं 4, क्या सबके नैन नक्श एक समान होंगे? थोड़े बहुत होंगे, बट एग्जैक्टली फोटोकॉपी होगी क्या? नहीं। क्या सबकी हाइट हेल्थ एक जैसी होगी? नहीं। क्या सबका दिमाग एक जैसा होगा? नहीं। बोलो यस सर। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब लैंगिक जनन होता है, राइट, जो संतति होती है वो हर तरीके से एक समान नहीं होती है। पर यदि हम बात करते हैं अलैंगिक जनन की, जैसे अमीबा में हुआ था, अमीबा की जो संतान होगी वो एग्जैक्टली अमीबा जैसी होगी। ये बात अमीबा को ही नहीं पता। पूछो क्यों? दिमाग थोड़ी होता है भाई, एक कोशी है। बोलो यस सर। ठीक है, तो अमीबा की जो संतति होगी वो एग्जैक्टली अमीबा जैसी होगी। एक अमीबा 2 अमीबा जो डॉटर अमीबा है, राइट, संतति अमीबा है, उसका उत्पन्न करता है, तो वो दोनों ही जो होंगी आपस में भी सेम होगी और जो जनक अमीबा है उसके जैसी होगी। तो ये था आपका अलैंगिक जनन। अपन डिफरेंस भी देखेंगे, रुको पूरा निपटा रहे हैं इस टॉपिक को आज, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्टिंग कहानी, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर जो संतति या संतान बनने वाली है वो एग्जैक्ट तो नहीं होगी, मतलब क्लोन तो नहीं होगी। थोड़े बहुत चीजें मिल सकती हैं, नाक नैन नक्श मिल सकते हैं, आवाज थोड़ी बहुत मिल सकती है, दिमाग थोड़ा बहुत मिल सकता है। कई बार आपने सुना होगा कि ये बिल्कुल अपने पापा पे गया है, ये बिल्कुल अपने मम्मी पे गया है। बात समझ में आ रही है? इन सब का मतलब क्या है? थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज हो सकती है, सारी नहीं हो सकती है। मतलब ये कि जब भी लैंगिक जनन होगा, राइट, उसमें विभिन्नताएं होंगी और क्या होगी, तो अलग अलग प्रकार से संतानें जो हैं वो पैदा हो सकती हैं। बोलो यस सर। ठीक, चलिए लैंगिक जनन की एक डेफिनेशन से और आप लोगों को रूबरू करवाते हैं कि भैया लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें संतति उत्पादन के लिए 2 जीव भाग लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, खोपड़ी में फिट कर लो। तथा नर एवं मादा युग्मक कोशिकाएं युग्मनन द्वारा, देखो ये इसको कहते हैं कौन सा अलंकार वो तो मैं भूल रहा हूं, पर युग युग युग, देखो ये देखो, युग्मक, युग्मन और युग्मनज, पता नहीं कौन सा अलंकार है,
मेरे ख्याल से अनुप्रास अलंकार है। हम एक जैसा जो आपका अक्षर है उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, तो मुझे क्लियर कर देना, हो सकता है मैं गलत भी हूं, मुझे बहुत क्लियर नहीं है बेटा कि अलंकार कौन सा है, राइट, जिसमें हम युग्मक, युग्मन और युग्मनज को एक साथ बोल रहे हैं। बात समझ में? जहां तक अनुप्रास है, क्योंकि मेरे को वो एग्जाम्पल याद है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। और एक और याद है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चमचे से चटनी चटाई चांदनी चौक में। बात समझ में ही? बोलो यस सर। तो एक ही जैसी चीजों की पुनरावृत्ति होती है तो वो हो जाता है अपना अनुप्रास अलंकार। पर यहां पर हम बात कर रहे हैं उन अलंकारों की जिनसे बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो आगे भी बढ़ेगा और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ध्यान से देखिएगा, नर और मादा युग्मक कोशिकाएं युग्मनन के द्वारा युग्मनज का निर्माण करती हैं और उनके डीएनए संयोग करके लैंगिक जनन करते हैं। कौन संयोग कर रहा है भैया? डीएनए। इसके बाद वाले चैप्टर में तो अपन रगड़ देंगे डीएनए को। तो कौन संयोग कर रहा है? तो डीएनए संयोग कर रहा है और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं लैंगिक जनन। क्या कहते हैं बाबू? सॉरी, इसको हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। तो क्या होता है? दिमाग में फिट हो चुका है। कौन सी 3 चीजें दिमाग में फिट करनी है वो भी क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस बार क्रोमोसोम्स के टर्म्स में देखते हैं। बात समझ में आई कि भैया एक तरफ से एग आया यानी कि ओवम, एक तरफ से आपका शुक्राणु आया यानी कि स्पर्म। दोनों के क्रोमोसोम आप देखिए, फिर निषेचन यहां पर हुआ। अरे इंग्लिश हिंदी दोनों में पता होना चाहिए। निषेचन होने के बाद जाइगोट बना और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बना। जाइगोट जो है वो क्या है? तो ये है आपका, किधर लिखूं? रुको रुको रुको, तो इसको मैं यहां पर लिख सकता हूं युग्म युग्मनज। बात समझ में आई? बोलो यस सर। इसको हम क्या बोलेंगे? निषेचन। क्या बोलेंगे? तो भैया इसको निषेचन बोलेंगे। बोलो यस सर। क्या बोलेंगे? ये कहलाएगा आपका निषेचन। साथ में हम बात करेंगे तो ये क्या होगा? तो ये भ्रूण होगा। क्या होगा? भ्रूण भ्रूण भ्रूण। क्या होगा? तो ये भ्रूण होगा। और यदि आप बात करेंगे तो ये आपका एग यानी कि अंडाणु है और स्पर्म यानी कि शुक्राणु है, जैसा कि आप बहुत बढ़िया तरीके से जानते हो। तो ये हो गई अपनी कहानी खत्म। जल्दी से कॉपी और दिमाग के अंदर क्या किया जाएगा? नोट। एक एक चीज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम सीधे आपके दिमाग के अंदर फिट करता है। राइट? बोलो यस सर। पक्का? ठीक है, चलो इस कहानी को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं ना। आ जाओ, बहुत मजेदार ये बातें हैं। चलिए, अब हमने क्या किया है? लिंग के आधार पर जीवों को 2 वर्गों में बांट दिया है। कौन से 2 वर्ग हैं उसको बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस पूरी दुनिया में विविधता बहुत प्रकार की है, इसलिए जो जीव होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा। कुछ होते हैं एक लिंगी जीव। बात समझ में आ रही? कुछ क्या होते हैं आपके? एक लिंगी जीव। अब ये क्या होते हैं देख लेते हैं। ऐसे जीव जिनमें नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग जीवों में पाया जाता है, लिंगी जीव कहलाते हैं। जैसे कि मानव, यदि हम बात करेंगे सॉरी फॉर दैट, यदि हम बात करेंगे मानव की, तो भाई आप जानते हो कि पुरुष स्त्री 2 अलग अलग प्रकार के लिंग पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रजाति तो सेम है जैसे कि मानव। बात समझ में आई? प्रजाति तो सेम है जैसे कि मानव, पर इसमें क्या है कि मानव में भी 2 डिवीजन होंगे। बोलो यस सर। एक कौन होगा? तो भाई पुरुष होगा। बात समझ में आ रही है? और दूसरा कौन? तो भैया महिला। बात समझ में आ रही है? स्त्री कह लो आप, है ना? बात समझ में आई? तो इस तरीके से मानव की यदि हम बात करें, हम शेर की बात करते तो शेर एक होगा, शेरनी एक होगी। हम गधे की बात कर लेते हैं तो गधा एक होगा, गधी एक होगी। बंदर एक होगा और बंदरिया एक होगी। बात समझ में आ रही है? तो कितने प्रकार के जीव हुए? 2 हुए। तो एक लिंगी जीव में क्या होगा? अब यदि पुरुष है तो पुरुष के अंदर शुक्राणु ही बनेगा। अब यदि महिला है तो महिला के अंदर भैया अंडाणु ही बनेगा। तो पुरुष, या फिर हम यदि हम मानव जाति की यदि हम बात करें, राइट, तो मानव जाति में पुरुष भी और महिला भी है। अब पुरुष के अंदर सिर्फ शुक्राणु पैदा होगा, महिला के अंदर सिर्फ अंडाणु पैदा होगा। इसका मतलब ये कि ये सब कहलाएंगे एक लिंगी जीव। ये सब क्या कहलाएंगे? एक लिंगी जीव, जिन्हें हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। इसलिए आपने देखा होगा, ध्यान से आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे हेयर कटिंग सलून होते हैं, राइट, उनमें ना यूनिसेक्स लिखा होता है।
आपने ध्यान से यदि देखा होगा तो बहुत सारे हेयर कटिंग सैलून जो होते हैं, राइट, वहां पर यूनिसेक्स लिखा होता है। इसका मतलब क्या है कि भैया या तो सिर्फ पुरुष आ सकते हैं या फिर सिर्फ महिला आ सकती है। बात समझ में आ रही है? या तो सिर्फ पुरुष आ सकते हैं या फिर सिर्फ महिला आ सकती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिसेक्स कहेंगे। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। चलिए, तो एक लिंगी जीव आपके दिमाग के अंदर फिट हो चुके हैं, राइट। हम बात करेंगे द्विलिंगी जीव की। अब द्विलिंगी जीव को आप ऐसे समझिए कि एक ही जीव के अंदर शुक्राणु भी बन रहा है, यानी कि नर युग्मक भी बन रहा है, और उसी जीव के अंदर बाबू आपका जो है अंडाणु यानी कि मादा युग्मक भी बन रहा है। बात समझ में आई? बोलो यस सर। तो यदि एक ही जीव के अंदर दोनों बन रहे हैं तो ऐसे जीवों को हम क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, या फिर, ठीक है, या फिर हम क्या बोलेंगे इसको? हम बोलेंगे द्विलिंगी जीव। क्या बोलेंगे? द्विलिंगी जीव। बात समझ में आई? जैसे केंचुआ, मतलब केंचुआ के एक ही के अंदर, एक ही केंचुआ में मेल भी है और फीमेल भी है। चलो और कुछ आपके जो फूल भी होते हैं। सरसों का साग किसने नहीं खाया होगा? और नहीं खाया होगा तो सुना तो सबने होगा, मक्के दी रोटी एंड सरसों दा साग। अब वो जो सरसों है ना, बात समझ में आई, वो कैसा है? द्विलिंगी है। इसके अंदर आपका नर युग्मक भी होगा और आपका मादा युग्मक भी होगा, तो वो कहलाएगा आपका सरसों। और किसके साथ खाते हैं? मक्के के साथ में। और मक्का कैसा होगा आपका? एक लिंगी पादप होगा आपका। जीवों में तो दोनों आते हैं, जंतु भी आते हैं और पादप भी आते हैं। बोलो यस सर। टिपो रे बाबा, इंटरेस्टिंग कहानी। चलो ठीक है जी। तो दो तरीके से हमने इसको बांट रखा है। यदि हम बात करेंगे किसके हिसाब से? लिंग के हिसाब से। एक लिंगी जीव और दूसरे वाले जो हैं वो होंगे आपके द्विलिंगी जीव। बोलो यस सर। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, नोट किया जाए। पक्का? चलो 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 चलो, इतना इतना बिल्कुल दिमाग में फिट करते जाइए। और सुनिए, यदि कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है, राइट, सीधे कमेंट बॉक्स में जाइए और बोलिए गुरुजी यहां पर अपन को दिक्कत आ रही है, प्लीज इसको थोड़ा सा और क्लियर कीजिए। बात समझ में आ गई? चलो ध्यान से देखो। अब क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है कि भैया लैंगिक जनन जो होता है उसमें कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो ध्यान से देखिएगा, तीन अवस्थाएं हैं जिसको हमें दिमाग के अंदर फिट रखना है। तीन अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं? तीन अवस्थाएं। कौन सी? निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्चात अवस्थाएं। बात समझ में आ रही है? इसको हम किसी भी डायग्राम से समझ सकते हैं। इसको हम किसी भी डायग्राम से समझ सकते हैं। कैसे? आओ थोड़ा सा इतिहास में आपको लेकर चलते हैं। निषेचन के पहले, निषेचन के समय और निषेचन के बाद। फर्टिलाइजेशन के पहले, फर्टिलाइजेशन के बाद, सॉरी फर्टिलाइजेशन के समय और फर्टिलाइजेशन के बाद। ध्यान से सुनिएगा। या फिर हम यहां से यदि समझें तो ज्यादा अच्छा है। ध्यान से देखिएगा, मस्त वाली तगड़ी वाली कहानी। बेटा एक बात बताओ, क्या यहां पर निषेचन हुआ है? नहीं हुआ है। तो यहां पर क्या हुआ है? यहां पर अंडाणु का निर्माण हुआ है और शुक्राणु का निर्माण हुआ है, तो इसको हम कहेंगे निषेचन के पहले। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये कैसा हो जाएगा? निषेचन के पहले। बोलो यस सर। कैसा हो जाएगा? निषेचन के पहले, राइट। और ये कैसा हो जाएगा? बोलो यस सर। ये कैसा हो जाएगा? निषेचन के समय। हम बात करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? निषेचन के समय, राइट। और उधर वाला क्या होगा उसको जल्दी से बताओ जरा मेरे को, और नोट करो। क्या कहते हो? बात समझ में आ गई? तो भैया निषेचन के पहले, निषेचन के समय और निषेचन के बाद में तीन प्रकार की प्रक्रिया होगी। और ये तीनों मिलकर क्रिएट करेंगे किसको? तो ध्यान से देखिएगा, ये तीनों मिलकर बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, तीनों मिलकर बनाएंगे किसे? जनन को। तो यदि कोई आपसे पूछे कि बताओ बेटा जनन जो है वो कितनी प्रक्रियाओं में, कितने चरणों में पूरा होता है, तो आप बोलोगे सर निषेचन के पहले, निषेचन के समय और निषेचन के बाद। बात समझ में आ गई? इंटरेस्टिंग कहानी। दिमाग के अंदर इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया से नोट कर लीजिए, राइट। चलो हरी अप। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, और यदि है भी तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसा कि आप लोग हमेशा करते हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना जो भी डाउट है उसको वहां पर जाकर पुट कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? बोलिए यस सर। चलो पक्का? ठीक है। अब इस कहानी को हम वहीं से शुरू करते हैं जहां पर 1 मिनट पहले छोड़ा था कि लैंगिक जनन जो है उसकी अवस्थाएं कौन सी होंगी। तो एक होगी निषेचन पूर्व,
एक होगी निषेचन और एक होगी आपके निषेचन पश्चात। इसका मतलब ये कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के बाद, पहले निषेचन दौरान और बाद। तो और लिख देते हैं, चलो पहले, दौरान और बाद में। बात समझ में आई? बोलो यस सर। इंटरेस्टिंग कहानी, नोट किया जाए, बढ़िया से नोट किया जाए। बात क्लियर है? बोलो यस सर। चलो चलो इसको यहां से मिटाते हैं और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, हम जो 3 चीजें यहां पर लिख रहे थे, राइट, उसको 1 बाय 1 स्टडी करने वाले हैं, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। बढ़िया से जो लिखा हुआ है उसको एक बार पढ़ने की कोशिश करो और फिर समझते हैं कि भैया ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो इन प्रक्रियाओं के अंदर छुपा हुआ है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ बहुत सारी मजेदार चीजें भी यहां पर छुपी हुई है। बड़े ध्यान से इसको आप देखिएगा। जब हम बोल रहे हैं कि निषेचन पूर्व अवस्थाएं, राइट, तो यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, युग्मकों के संयोजन से पूर्व की सभी अवस्था। मैं क्या कह रहा हूं भाई, एक शुक्राणु के अंडाणु से मिलने से पहले की जितनी अवस्था है, इस सबको हम बोलेंगे निषेचन पूर्व अवस्थाएं। बात समझ में आ रही? बोलो यस सर। मजेदार ये कहानी है, राइट। तो युग्मकों के संयोजन से पूर्व की सभी अवस्थाएं निषेचन पूर्व अवस्थाएं कहलाती हैं। इसमें युग्मकों का बनना, ध्यान से देखिएगा, इसमें युग्मकों का बनना तथा उनका स्थानांतरण दोनों ही शामिल होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नर और मादा में जनन तंत्र। किसके लिए? जीव जंतु के लिए भी और आपके जो पुष्पी पादप होते हैं उनके लिए भी। बात समझ में आ रही? बोलो यस सर। तो ये चीज यदि हम पढ़ने वाले हैं तो बेसिकली ये जो जनन तंत्र है, राइट, ये किसका पार्ट है? तो भैया ये पूर्व अवस्था का तो पार्ट है। मतलब ये कि इसमें हम जानेंगे कि जो युग्मक होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं और कैसे उसका स्थानांतरण होता है। जैसा कि आप जानते हो कि यदि हम नर जनन तंत्र की बात करें तो स्पर्म यानी कि वीर्य जो होता है, शुक्राणु जो होता है, वो बनता है आपके वर्षण में और उसके बाद वो जो है निषेचन के पहले प्रवेश कर जाता है किसके पास? अंडाणु के पास में। तो वो सारी प्रक्रियाएं जो कि फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन से पूर्व होती है, उसको हम लोग कहते हैं आपकी क्या? निषेचन से पूर्व अवस्थाएं। जिसमें 2 चीजें आपको दिमाग के अंदर फिट रखनी है। पहली है युग्मकों का बनना और दूसरा है स्थानांतरण। पहला है युग्मकों का बनना और दूसरा जो है वो है आपका स्थानांतरण। बात समझ में आई? बोलो यस सर। मजेदार ये कहानी। अगली वाली जो बात है वो है भैया निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। एक प्रोसेस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रोसेस की बात हो रही है कि कैसे जो है फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन होता है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, लैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें नर तथा मादा युग्मक आपस में क्या करते हैं? मिलते हैं। जिसमें नर और मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं और युग्मनज का निर्माण करते हैं युग्मन विधि से, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? निषेचन। बोलो यस सर। कोई दिक्कत? सवाल ही नहीं पैदा होता बाबू। अब देखो, लैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा युग्मकों का युग्मनन फ्यूजन होता है, वे निषेचन कहलाती है। मतलब आपस में मिलना। इस प्रक्रिया को युग्मक संलयन भी कहा जाता है। सिनगैमी भी इसे हम कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जो कि आपको काम पर दिख रहा होगा, ये देखो, ध्यान से देखो भैया, ये जो प्रोसेस है यहां पर, ये जो प्रोसेस हुई है बाबू, क्या हुई है? प्रोसेस हुई है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान से देखिएगा, यही है हमारा निषेचन। बात समझ में आई? बोलो यस सर। चलिए, तो लैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा युग्मकों का युग्मनन होता है और इसको हम क्या कहते हैं? निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आ रही है? यदि हम पुष्पों की बात करें, पुष्पी पादपों की बात करें, तो आप जानते हो कि भाई जो परागकण होता है, बोलो यस सर, परागकण जो होता है वो किसके अंदर जाता है? तो आप ये जाता है अंडाणु के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो अंडाणु तक यदि ये जाता है, अंडाणु 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 तक यदि ये जाता है, कौन? परागकण यदि अंडाणु तक जाता है, राइट, और उसके बाद वो अंडाणु से जब कनेक्ट होता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। तो आगे के जो टॉपिक्स हैं वो भी इनसे ही रिलेटेड हैं। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। ठीक, तो ये आपको बड़े अच्छे से दिमाग के अंदर क्या करना है? फिट रखना है। इसके बाद एक बार यदि ये प्रोसेस दिमाग में फिट हो गई, फिर क्या फर्क पड़ता है यार यदि हम लैंगिक जनन के अंदर किसी जीव जंतु की बात करें या फिर हम किसी पुष्पी पादप की बात करें, दोनों के अंदर सेम कॉन्सेप्ट, कॉपी पेस्ट
होगा। बात समझ में आई? बोलो यस सर। बढ़ेंगे आगे इस कहानी को लेकर, ध्यान से देखो। मैं कह रहा हूं निषेचन पश्य अवस्थाएं मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेजेस। इसका मतलब यह होता है कि फर्टिलाइजेशन तो अब हो गया, निषेचन तो अब हो गया, और क्या बढ़ गया? तो भैया जाइगोट बन गया, यानी कि युग्मनज। कौन बन गया? तो जाइगोट बन गया, जिसको हम बोलेंगे युग्मनज बन चुका है, बन गया। बात समझ में आ रही है? बन गया है, युग्मनज जो है वो बन गया है। यहां तक की बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। तो युग्मनज अपना जो है वो बन गया है, इसमें कोनो दिक्कत वाली बात बिल्कुल सवाल नहीं पैदा होता। तो युग्मनज जो है वो ऑलरेडी बन चुका है। अब इसके बाद की जो प्रोसेस है, मतलब युग्मनज से भ्रूण बनने की, बात समझ में आई? बोला यस सर। भ्रूण, भ्रूण, बात समझ में आ रही है? तो ये जो प्रोसेस होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? ध्यान से देखिएगा, पोस्ट। दुनिया में हर चीज जो है, कोई भी प्रक्रिया की यदि आप बात करेंगे तो वो तीन ही रूप में तो होती है। जैसे आप शादी की बात कर लें तो शादी के पहले की तैयारियां, फिर शादी, और शादी के बाद के फंक्शंस। बात समझ में आ रही है? कुछ इसी तरीके से यहां पर भी ऐसा हर जगह पर होता है। देखा होगा आपने, जैसे क्रिकेट का खेल होता है तो क्रिकेट खेल के पहले की तैयारियां, कई देर तक कमेंट्री आती है, कई देर तक जो है टीम डिसाइड होती है, कई फिर फैक्ट्स निकाल कर आए जाते हैं कि भैया इस ग्राउंड में जो पहले बैटिंग करेगा वो जीतेगा, इस ग्राउंड में ओस अच्छी है, स्विंग ज्यादा होगी, और भी पता नहीं बहुत सारी चीजें। तो ये बिफोर क्रिकेट है। फिर हो गया ड्यूरिंग क्रिकेट, मतलब जब क्रिकेट चल रहा है तो, और फिर क्या हो गया? आफ्टर क्रिकेट, जब कोई एक टीम जीत जाती है या मैच आपका टाई हो जाता है, राइट? तो फिर ये कहानी आती है कि अच्छा आज जो है सूर्य कुमार यादव ने तगड़ा खेला, आज विराट कोहली तगड़ा खेला। बात समझ में आई? तो ये सारी कहानी चल रही होती है। तो भाई सीधी सी बात है, युग्मनज तो आपका बन चुका है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से, पर अब उसके बाद हम चल रहे हैं किसकी तरफ? भ्रूण की तरफ। क्योंकि जो भ्रूण होगा वही बाद में शिशु में परिवर्तित होगा। शिशु का मतलब क्या होता है? बेबी, बच्चा। बात समझ में? तो ये जो भ्रूण है, युग्मनज से भ्रूण बनने तक की जो कहानी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बड़े ध्यान से देखिएगा, निषेचन पश्य अवस्थाएं, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेजेस। और ये सारी चीजें कॉपी के साथ साथ आपके दिमाग के अंदर भी फिट होनी चाहिए। बोलो यस सर। इंटरेस्टिंग ये कहानी है। चलिए, निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों को निषेचन पश्य अवस्थाएं कहते हैं। निषेचन के पश्चात युग्मनज यानी कि जाइगोट बनता है, और निषेचन के बाद ऐसे जाइगोट बनता है, और यह युग्मनज विकसित होकर एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण बनता है, जैसे हम फीटस भी कह सकते हैं, राइट? और भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, भ्रूण निर्माण होने की जो प्रक्रियाएं होती हैं, राइट, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। और इस प्रक्रियाओं में कोशिकाओं का विभेदन तथा रूपांतरण होता है। आप सोच कर देखो, आपको सोचने के लिए मजबूर करेंगे हम। ध्यान से देखना, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो दिमाग के अंदर बाबू फिट करना ही करना है। आप सोचो, ये आपका जाइगोट था, यानी कि युग्मनज था। इस जाइगोट को आपने कन्वर्ट कर दिया, आपने मतलब जो मादा आपका है, मादा गर्भाशय आप कह सकते हैं, वहां पर जो जाइगोट है वो पूरा का पूरा एम्ब्रियो में परिवर्तित हो गया। यहां पर भाई सिर्फ 2 ही कोशिकाएं थी, और वहां पर पूरा का पूरा एक भ्रूण है, शिशु है, जिसके अंदर दिल भी है, आंख भी है, नाक भी है, कान भी है, सिर भी है। सारे शरीर के अंग जो हैं वो बन चुके हैं। मतलब ये बेस्ट एग्जांपल हुआ किसका? कोशिका विभाजन का। ये बेस्ट एग्जाम्पल हुआ किसका? कोशिका विभाजन का, जिसमें एक जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में परिवर्तित हो गया है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। इसको हम यहां से हटा देते हैं, आ जाओ, और इस खेल को हम थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। बात समझ में? चलिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोजेनेसिस बोलेंगे। और इस प्रक्रियाओं में जो 2 कोशिकाएं होती हैं वो इतनी परिवर्तित होती हैं, इतनी परिवर्तित होते रहती है, उनको पोषक तत्व मिलता रहता है, राइट? जो माँ का शरीर है उससे, या फिर जो मादा शरीर है वहां से उनको पोषक तत्व मिलता रहता है, और भैया वो परिवर्तित हो जाते हैं किस में? ध्यान से देखिएगा, राइट, आपके भ्रूण में। अब ये तो हम बात कर रहे थे इंसानों की, पर यदि हम बात करेंगे मुर्गा मुर्गी की, तो आपने देखा होगा अंडे के अंदर, आप सोच कर देखो कि एक अंडा जो रहता है, आप सोचो यार क्या कॉन्सेप्ट होगा। मतलब जब एक अंडा हमारे सामने आता है तो उसके अंदर 2 ही चीजें हमें मिलती है।
कच्चे अंडे को आप यदि देखेंगे तो आपको उसके अंदर सिर्फ एक क्या करेगा, एक पानी जैसी चीज मिलेगी और एक पीले कलर का जो है अंदर उसका क्या बोलते हैं मैं भूल रहा हूं, वो मिलेगा। बस दो ही चीजें मिलेंगी। बोलो यस सर। पर आप सोच कर देखो कि जब मुर्गी उसके ऊपर बैठती है, उसको हीट प्रोवाइड करती है, तो किस तरीके से वो जो अंदर कोशिकाएं हैं बेसिकली वो जीवित होती हैं। बोलो यस सर, राइट। जिसको हम ऑमलेट बनाकर खा जाते हैं, तो वो कोशिकाएं पूरे के पूरे एक चूजे में या चूजी में परिवर्तित हो जाती हैं। बात सोचो कितनी इंटरेस्टिंग है, कैसे कोशिका विभाजन हो रहा है और कैसे उस चूजे के शरीर के प्रत्येक अंग का निर्माण हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो सारी प्रोसेस है, इसी को समझने के लिए एक चैप्टर बनाया गया है, जैसे हम लोग कहते हैं जीव जनन कैसे करते हैं, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। चलो बाबू, चैप्टर तो बहुत तगड़ा है, इसमें कोनो डाउट नहीं, और टॉपिक तो ऐसे है ना कि यहां से कोई भी अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मेरे सभी स्टूडेंट्स को वो बनना ही चाहिए। चलिए हम बात करेंगे किसकी, निषेचन पश्य अवस्थाओं की, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेजेस की। चलो भैया, तो इसमें आपका फर्टिलाइजेशन हो चुका है, इससे ये पूरा का पूरा सीड और फ्रूट में परिवर्तन होना क्या कहलाएगा आपका, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन पश्य अवस्थाएं। क्लियर? बोलो यस सर। आगे बढ़ेंगे, चलो पढ़ लिया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जो लैंगिक जनन होता है उसके लाभ क्या होते हैं। आपका एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन जो होगा उसके लाभ क्या होंगे। सबसे पहली बात तो ये कि लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति आनुवंशिक दृष्टि से भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न विभिन्न विभिन्न विभिन्न। तो लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति जो है वो आनुवंशिक दृष्टि से कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। बात समझ में आ रही है? कैसे भिन्न होते हैं, बड़े ध्यान से इस कहानी को आप सुनिएगा। चलो इस कहानी को समझाने के लिए हम चलते हैं पड़ोस में, और हमेशा की तरह मैं ऐसी ड्राइंग बनाने वाला हूं कि आपका ड्राइंग में से विश्वास उठ जाएगा। बात समझ में आ रही है? पर हमें जो है एग्जाम्पल पे फोकस करना है भैया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये जो है राइट, ये जो है ये है हमारे, हम इनको एक कोई पुरुष ले लेते हैं, गोलू, ठीक है। इनका नाम जो है वो है गोलू। चलो, और गोलू जो है वो कौन है, तो भैया गोलू है पिता। गोलू कौन है, गोल नहीं गोलू, ठीक है। तो गोलू कौन है, अरे यार अरे यार, चलो तो गोलू कौन है, तो गोलू है पिता, ठीक है। गोलू है पिता, और यहां पर जो है ध्यान से देखिएगा, मस्त वाली कहानी, एकदम तगड़ी कहानी। और यहां पर जो है इनका कुछ भी आप नाम ले लो, भोलू, राइट। अपन बाल भी बना देते हैं, चलो ठीक है। आप लोगों का विश्वास नहीं उठना चाहिए ड्राइंग से, मैं पूरी कोशिश करूंगा, बट फिर भी आपका उठना तय है, क्योंकि अब क्या कर सकते हैं। बात समझ में आया ना, एग्जाम्पल समझेंगे। चलो, और भैया ये है भोलू। भोलू यार थोड़ा नाम मजेदार नहीं लग रहा, हम कह सकते हैं कुछ भी नाम ले लो, अच्छा भोलू ही ले लो, चलो ठीक है। और जो भोलू है राइट, वो है माता, है ना। अपने को तो कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है। अब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, जो गोलू है इनके पास क्या है भाई, शुक्राणु है। बोलो यस सर, राइट। और जो भोलू है उनके पास क्या है भैया, आपके अंडाणु है। अब क्या होगा, शुक्राणु और अंडाणु जो है जब निषेचन करेंगे तो भ्रूण पैदा होगा। बात समझ में आ रही है? कुल मिलाकर ये है पालक, कुल मिलाकर ये जो है ये है जनक। और इस जनक में कौन आ गया, तो भैया जनक में गोलू भी आ गए और भोलू भी आ गए। बात समझ में? अब मानकर चलते हैं कि इनके 4 बच्चे हुए। अब मानकर चलते हैं कि इनके 4 बच्चे हुए, कोई गारंटी है कि चारों एक जैसे दिखेंगे? ऐसा कभी नहीं होता। आप सोचकर देखो, मतलब जुड़वा बच्चे भी जो होते हैं राइट, उनके भी नैन नक्श एक जैसे हो सकते हैं, पर हेल्थ एक जैसी हो जरूरी नहीं है। आवाज एक जैसी हो जरूरी नहीं है। उनकी सोच एक जैसी हो, यह तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है? दोनों का दिमाग एक जैसा हो, यह भी जरूरी नहीं है। दोनों की जो है लाइफ स्टाइल तो नहीं कहेंगे, दोनों की जो दिनचर्या है राइट, वो एक जैसी हो, यह भी जरूरी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जब इनसे चार 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 चार
बात समझ में आई? ये 4 जो हैं बच्चे पैदा हुए, जरूरी थोड़ी है यार कि सबके जो हैं सारे फीचर्स एक जैसे होंगे। हाँ, सबका डीएनए रेप्लिका सेम होगा, बात समझ में आई, पर कुछ एक अनुवांशिक गुण भी सेम होंगे, पर पूरे एग्जैक्ट नहीं होंगे, जैसा कि अमीबा में होता है, जैसा कि अलैंगिक प्रजनन में होता है। जब बनने वाली जो चीज होती है वो एग्जैक्टली क्लोन होती है जनक के, पर यहां पर ऐसा नहीं होगा। ये क्या है? तो भैया ये संतति है। क्या है ये? तो ये संतति है। बात समझ में आई? ये कौन सी चीज है? तो ये है आपकी संतति, और संतति के सारे फीचर्स जनक जैसे हो ये जरूरी नहीं है। संतति के सारे फीचर्स जनक जैसे हो ये जरूरी नहीं है। बात समझ में आई? बोलो यस सर। संतति के सारे फीचर्स जनक जैसे हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्या मेरी कहानी आपको समझ में आ रही है? बोलो यस सर। ठीक है, तो ये जो बातें हम कर रहे हैं, ये जो हम कहानी देख रहे हैं इस चैप्टर की, राइट, ये जरूरी नहीं है कि संतति एक समान हो। मतलब ये कि लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति अनुवांशिक दृष्टि से भिन्न होती है और इससे आती है दुनिया में विविधता। और आप जानते हो कि भैया दुनिया को बचाए रखने में विविधता का बहुत बड़ा रोल है। सारे इंसान यदि एक जैसे दिखेंगे, बात समझ में आ रही है? हाँ, अपन चाइना की बात नहीं कर रहे, ठीक है। अब सारे इंसान यदि एक जैसे दिखेंगे, आप सोच कर देखो, सब एक जैसे दिखेंगे बिल्कुल, क्या कंफ्यूजन होगा? मतलब दुनिया किस लेवल पर जाएगी? बात समझ में? पर यदि सारे एक जैसे दिखेंगे, सबके शरीर की बनावट एक जैसी होगी, सबका जैविक प्रक्रम एक जैसा होगा, राइट, तो किसी भी दिन विनाश यदि होगा तो या तो सारे बच जाएंगे या तो सारे खत्म हो जाएंगे। सारे बच रहे हैं, बहुत अच्छे, पर सारे खत्म हो गए तो बात समझ में? इसलिए दुनिया में, राइट, दुनिया में यदि जैविकता बचाए रखना जरूरी है तो उसके लिए भैया विविधता बहुत ही जरूरी है। जैविकता को बनाए रखने के लिए, जीवों को बनाए रखने के लिए विविधता बहुत जरूरी है। आप सोच कर देखो कि डायनासोर एक टाइम पर हुआ करते थे, खत्म हो गए, पर जो दूसरे प्राणी थे वो बच गए। अब यदि सारे ही उस समय पर डायनासोर हुआ होते तो अभी जो है जैविकता पृथ्वी पर नहीं होती। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी कि लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति अनुवंशिक दृष्टि से भिन्न होती है, जिसके कारण हमें विविधता मिलती है, और इसी विविधता के कारण जो है, राइट, जैविकता और जीव जंतु जो है, प्राणी नाम की जो चिड़िया है वो दुनिया में हमेशा उड़ते रहती है। क्लियर? चलो ध्यान से देखिएगा। इससे उत्पन्न संतति विभिन्न वातावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। इससे उत्पन्न संतति विभिन्न वातावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं। ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि ये भाई जो हैं ये अफ्रीका चले गए, बोलो यस सर। ये भाई जो हैं ये इंडिया में ही है, बोलो यस सर। ये भाई जो हैं वो इंडोनेशिया चले गए, बोलो यस सर। और ये भाई जो हैं वो यूरोप चले गए, बोलो यस सर। अब चारों यदि अलग अलग जाएंगे, राइट, तो चारों जो हैं वहां के वातावरण के हिसाब से अपने आप को क्या करेंगे? ढालने की कोशिश करेंगे, और क्या कर लेंगे? अपने आप को ये अनुकूलित बनाएंगे। अब वहां इनके कारण किसी और के साथ में जो दूसरी संतानें पैदा होंगी, राइट, उनमें और विविधता होगी। तो कुल मिलाकर आप ये समझ लो कि जीव जंतु और प्राणी मात्र को यदि बचा के रखना है पृथ्वी पर, तो उसके लिए विविधता का होना बहुत जरूरी है। बिना विविधता के जो प्राणी है, राइट, प्राणी जो क्या कह सकते हैं आप, भाग है इस पूरी प्रकृति का, वो आगे नहीं बढ़ने वाला है। क्लियर? बोलो यस सर। चलो पहला पॉइंट क्लियर, बोलो यस सर। दूसरा भी क्लियर। चलो, इससे उत्पन्न संतति में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विविधता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी होगी? अधिक होगी। साथ में हम बात करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा, लैंगिक जनन के फलस्वरूप नई जाति के जीवों का विकास होता है, क्योंकि ऐसे जनन से पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में विविधताएं उत्पन्न होती हैं। बिल्कुल सही बात है। सोचो, पहले दुनिया में सिर्फ कुछ ही प्रकार की जो है आप कह सकते हो मानव जातियां पाई जाती थी। मैं जब मानव जातियां कह रहा हूं तो मैं सामाजिक रूप से नहीं कह रहा हूं, मैं आपके जैविक रूप से कह रहा हूं। बात समझ में? कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे जिनका कलर बहुत ब्राइट था, कुछ ऐसे हुआ करते थे जिनका बहुत डार्क है, इनफैक्ट अभी भी है। कुछ ऐसे थे जो सांवले हुआ करते थे, कुछ ऐसे थे जो गोरे हुआ करते थे। पर जब आपस में क्या हुआ, आपस में जब अलग अलग प्रकार की जो जैविक जातियां हैं उन्होंने मिला और उनसे जो नई संतानें पैदा हुई, राइट, उनमें बहुत विविधता आ गई। बोलो यस सर।
उनमें जो विविधता आई उसके कारण अभी आप देखोगे तो इस पूरे सृष्टि में यदि हम इंसानों की ही बात कर लें, राइट, तो हमें अलग अलग प्रकार के प्राणी मिलेंगे। बात समझ में आ रही? बोलो यस सर, पहले ऐसा थोड़ी होता था, है ना। और ना सिर्फ इंसानों में, ये पौधों में भी होता है। सोचो, एक ही पौधा जो गुलाब का है, राइट, वो अलग अलग टाइप की मिट्टी में उसका जो फूल बनता है गुलाब का, है ना, उसका जो आकार होता है वो छोटा बड़ा होता है, उसका जो रंग होता है वो कम ज्यादा हो सकता है। कहने का मतलब ये है, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि भैया लैंगिक जनन यदि होगा तो इससे जो जीव पैदा होंगे वो उसमें विविधताएं होंगी, और जितनी विविधताएं होंगी उतने दिनों तक जीवन जो है किसी भी जगह पर चल रहा होगा। बात समझ में आई? बोलो यस सर, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। चारों पॉइंट्स मुझे आपकी कॉपी में एज वेल एज आपके दिमाग के अंदर कैसे चाहिए, फिट चाहिए। बोलो यस सर, टीपा जाए रे बाबा, हरी अप। पक्का 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 पक्का, कौनो दुख दर्द नहीं है, सवाल पैदा ही नहीं होता। चलिए हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो लैंगिक जनन को प्रभावित करती हैं। मतलब ये कि लैंगिक जनन को प्रभावित करने वाले कारक या फिर हम आधारों की बात करने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनेंगे बबुआ, क्योंकि यहां से पूछे जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, आ जाओ लुफ्त लेते हैं इस पूरी क्लास का, इस पूरे कॉन्सेप्ट का। मैं कह रहा हूं कि लैंगिक जनन में डीएनए की प्रतिकृति में हुई त्रुटियों के कारण भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। बिल्कुल सही बात है, डीएनए में यदि कोई त्रुटि हो जाए तो उसके कारण भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। साथ में डीएनए में यदि थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाए तो आने वाली जो संतति है, राइट, उनमें भी जैविक रूप से, मानसिक रूप से परिवर्तन आ सकता है। इसको समझते हैं अपन, ध्यान से देखिएगा। कुछ एक दुर्घटनाएं हैं जो हमारा दिल दहला देती हैं, जो कि दुनिया में हुई है। दुनिया में कुछ एक दुर्घटनाएं हैं, राइट, जो कि क्या करती हैं, हमारा दिल दहला देती हैं। जैसे कि एक, यदि आप भोपाल का नाम जानते होंगे तो भोपाल गैस कांड, जैसे आप हिरोशिमा और नागासाकी का नाम जानते होंगे तो वहां पर भाई बॉम्ब गिरा था, राइट, और उसके कारण अभी तक वहां की जो संतानें हैं उनमें कुछ ना कुछ डैमेज हो सकता है। भोपाल में भी ये चीज होती है। बात समझ में आ रही है? भोपाल में मतलब जहां जो लोग उससे अफेक्टेड थे उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे, कि वो जो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट, राइट, उसके कारण कितना डीएनए में चेंज आया और उसके कारण जो है भिन्नताएं उत्पन्न हुई। अब कुछ भिन्नताएं तो अच्छी उत्पन्न हुई, अच्छी तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम हुई होंगी, पर नुकसान बहुत हुआ किसका? यहां पर ध्यान से देखिएगा, डीएनए की प्रतिकृति में जो त्रुटियां हुई, इससे नुकसान हुआ किसका? उस जगह पर रहने वाले लोगों का। बात समझ में आ रही है कि भाई किसी का जो जन्म के समय से ही एक आंख नहीं है, किसी का जन्म के समय से ही किसी हाथ में कोई परेशानी है, तो ये सब कैसे होता है भाई? सीरियस सी बात है, ये पहले किस में चेंज आया होगा? डीएनए की जो रेप्लिका है, प्रतिकृति है, उसमें त्रुटि हुई होगी। बोलो यस सर, उसके कारण ही विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ये पहली बात, ये पहली बात है। इस पर हम पूरा एक निबंध लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? पर क्योंकि अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं लैंगिक जनन की। क्लियर? बोलो यस सर। चलो, नर और मादा के क्रॉसिंग ओवर के समय पर समजात गुणसूत्रों के समान भाग आपस में बदल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। नर और मादा के क्रॉसिंग का मतलब वो प्रोसेस जिसमें एक शुक्राणु यानी कि नर युग्मक एक अंडाणु यानी कि मादा युग्मक के साथ मिल रहा होता है। इंटरेस्टिंग बात। चलो, नर और मादा के क्रॉसिंग ओवर के समय पर समजात गुणसूत्रों के समान भाग आपस में क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। आपस में क्या होते हैं? बदल जाते हैं। आपस में क्या होते हैं? बदल जाते हैं। तीसरा पॉइंट, संतान को अपने माता पिता से बराबर अनुवंशिक पदार्थ प्राप्त होता है जिसमें जीन परस्पर क्रिया करके अनेक विकल्पों को जन्म दे सकती है। बिल्कुल सही बात है। संतान को अपने माता पिता से बराबर अनुवंशिक पदार्थ प्राप्त होता है जिसमें जीन परस्पर क्रिया करके अनेक विकल्पों को क्या कर सकता है? जन्म दे सकता है। साथ में हम बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, संतान के लिंग और विभिन्नताएं सदा इस संयोग पर निर्भर करती हैं कि, ध्यान से देखना, संतान के लिंग और विभिन्नताएं सदा इस संयोग पर निर्भर करती हैं कि माता पिता का कौन सा, ध्यान से देखिए, माता पिता का कौन सा मादा युग्मक नर शुक्राणु के साथ संयोजित होता है। भाई यहां पर XY खेलने की कोशिश कर रहा है। बात समझ में? कंप्यूटर जी हमारे XY खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि X होता है
कि वाई होता है। इन सारी कहानियों को हम समझने वाले हैं किस में, जब हम बात करेंगे लैंगिक जनन किस में, मानवों में। अभी तो अपने को सब पढ़ना है कि पुष्पों में कैसे होता है, मनुष्य में कैसे होता है, ये सब अपन पढ़ेंगे। बात समझ में आई? बोलो यस सर। चलो इसको मिटाते हैं यहां से। क्या कहते हो? चारों टॉपिक्स को दिमाग में और कॉपी में लिखने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो यस सर, बिल्कुल कर रहा है, नोट कर लो। चलो पक्का? कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द नहीं? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में हम बात कर रहे हैं किसकी? अंतर की। भैया ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इस चैप्टर में जो हमारी साइकिल है उसके दो ही पहिए हैं, एक है अलैंगिक जनन और दूसरा वाला जो है वो है आपका लैंगिक जनन। बात समझ में? अब सुनो ध्यान से। लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं, जिसमें नर है और मादा है। बात समझ में आई? मेल फीमेल। चलिए, पर यदि हम अलैंगिक जनन की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा एक ही जनक का भाग लेना। अब इसमें कौन आता है भैया? तो अमीबा। इसमें कौन आता है? तो द्विखंडन। इसमें कौन आता है? बहुखंडन। इसमें कौन आता है? विखंडन। इसमें कौन आता है? खंडन। इसमें आता है आपका कायिक प्रवर्धन, इधर की बात हो रही है। इसमें आता है आपका क्या? टिश्यू कल्चर यानी कि ऊतक संवर्धन। इसमें आता है कौन? जी बीजाणु समासंध। इसमें आता है कौन? पुनर्जनन। इसमें आता है कौन? मुकुलन। बात समझ में आई? ये सब इसमें होता है, तो एक ही जनक भाग लेता है। क्लियर? चलो, इस जनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक बनते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसमें जो है अगुणित युग्मक बनते हैं। सॉरी, इस जनन में केवल असूत्री या समसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक नहीं बनते हैं। बात समझ में आई? चलिए, अगुणित युग्मकों के मिलने से द्विगुणित युग्मनज बनता है। अरे भाई, बात हो रही है यहां पर शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की, नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में मिलने की, राइट? तो अगुणित युग्मकों के मिलने से द्विगुणित युग्मनज बनता है, और इधर पे कोई युग्मनज नहीं बनता, सीधे डिवीजन होता है। क्योंकि ये किन में होता है भाई? बहुकोशीय में होता है जनरली। और इधर वाला किस में होता है? तो एक कोशीय होते हैं, या जिनमें बहुत ज्यादा जटिल तंत्र नहीं पाया जाता, शारीरिक जटिल तंत्र नहीं पाया जाता, उसकी हम बात कर रहे हैं। बात समझ में आई? बोलो यस सर। कुछ और पॉइंट्स हैं, उसको दिमाग के अंदर हम करने वाले हैं फिट बहुत बढ़िया तरीके से। ध्यान से देखिए, युग्मनज में नए जीव का विकास होता है, राइट? और पैतृक कोशिकाओं से नया जीव बनता है। यहां पर पैतृक कोशिकाओं से नया जीव बनता है, जो पुराने वाले जैसा एकदम डिट्टो फोटोकॉपी क्लोन जैसा दिखेगा। वहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर केवल बीज वाले पौधों में ही लैंगिक जनन होता है, जिन्हें हम पुष्पी पादप कहते हैं। यहां बिना बीज वाले पौधों में भी यह संभव है। साथ में हम बात करेंगे जनन में अधिकतर समय लग जाता है, यहां पर जनन कम समय में हो जाता है। और भैया संतति जीवों में माता और पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, जबकि यहां पर सिर्फ किसका लक्षण होगा? माता का लक्षण होगा। कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको बढ़िया से कॉपी में नोट करो। कुछ और बता रहा हूं मजेदार। और मजेदार बात यह है कि अब जैसा कि हमने लैंगिक जनन पढ़ लिया है, अब कुछ और टॉपिक्स हैं जो हमारा शानदार तरीके से वेट कर रहे हैं। तो इसमें हम बात करने वाले हैं नर जनन तंत्र के बारे में, मादा जनन तंत्र के बारे में, पुष्पों में जो लैंगिक जनन होता है उसके बारे में, और जनन के दौरान कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए उसके बारे में, और जनन से ट्रांसफर होने वाले रोगों के बारे में भी, और जनसंख्या नियंत्रण के भी बारे में। क्योंकि भाई जनन होगा तो जनसंख्या तो बढ़ेगी ना। बोलो यस सर, मजाक थोड़ी है। ठीक है, चलो तो काम की बात पर हम लोग आते हैं, और वो ये है कि अगली जो क्लासेस हैं, राइट, वो भी आपको कहां पर मिलेगी? आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं इस क्लास को। और उसके लिए करना क्या पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा गूगल या फिर प्ले स्टोर पे और सर्च करना पड़ेगा बाबू मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे आप सर्च करके वहां पर क्लिक करोगे, आपके सामने राइट एक इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, जो कि अपने आप में एक मिनी गूगल है। क्योंकि आप सोच कर देखो, नर्सरी से लेकर 12वीं तक सभी क्लासेस के लिए सभी कक्षाएं अवेलेबल हैं। एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, सोचो कितनी अच्छी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। स्पोकन इंग्लिश, सीबीएसई की हम बात करें, सीबीएसई, यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड की, तो हिंदी मीडियम के लिए 7वीं से लेकर 12वीं तक सभी विषय सभी कक्षाओं के साथ में अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट।
कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई ओटीपी नहीं, कछु नहीं, सीधे आपको क्लिक करना है और अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। बात समझ में आई? साथ में आपको मिलेगा सब कुछ हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ में। और यदि आप चाहते हैं कि आपको बुक्स या ई बुक्स भी मिल जाए तो नीचे की तरफ डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, क्लिक करिए, हीरो बनिए, धमाका मचा दीजिए। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। चलो, तो ये सब कुछ आपको मिलने वाला है कहां पर? आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। यदि आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स, और यदि हिंदी मीडियम वाले हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। चलिए, आज की क्लास में अपन ने बहुत इंजॉय किया। उम्मीद है आप सब लोगों को बहुत मजा आया होगा और शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट आपकी कॉपी और दिमाग दोनों में फिट हो गए होंगे। ठीक है, अब सुनो कोई भी यदि डाउट होगा बढ़िया से कमेंट बॉक्स में जाओ, पुट कर दो। कम डाउट होंगे उधर ही सॉल्व कर लेंगे, ज्यादा यदि होंगे तो उसके लिए अपन एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। बात समझ में आ रही है? और इसी तरीके से बढ़िया खुश रहो, मस्त रहो, अस्त रहो, व्यस्त रहो, खूब खाओ, खूब सो, खूब मजे करो और शानदार रिजल्ट लेकर आओ। बात समझ में आ रही है? मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।